स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी IQ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स जो कि स्टडी IQ के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये जो नया कोर्स हम लेकर आए हैं जिसमें लाइव टीचिंग कराई जाएगी। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे हमारे एजुकेटर्स के द्वारा, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कुछ भी आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। और जो मेन मकसद है हमारा ये लाने का, वो यही है कि जो फैसिलिटीज आप दिल्ली आकर लेना चाहते थे, वो सब कुछ, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा उससे कहीं ज्यादा फैसिलिटीज आसान तरीके से आपको घर बैठकर मिलने वाली है। तो इसके कई सारे जो फीचर्स हैं उसके बारे में तो हम डेली डिस्कस करते रहते हैं, जैसे 900 प्लस आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग हो गया। इसके अलावा इसके अंदर जो MCQ बेस्ड लर्निंग है, 1-to-1 मेंटरशिप हो गया, या फिर जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, ये सारी चीजें और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में, और हम लगातार आपको गाइड करते रहेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा जो एक बड़ी चीजों की आवश्यकता थी इस कोर्स के अंदर, और ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसकी बहुत आवश्यकता होती है, वो है मेंटरशिप की। मेंटर क्या होता है? देखिए, इसमें क्या हुआ है, ये जो पूरा कोर्स लाया गया है उसके अंदर हमने कोशिश की है कि आपको गाइडेंस दी जा सके। तो मेंटर क्या होता है? एक प्रकार से मेंटर वो होता है जो ऑलरेडी इन सारी चीजों से गुजरा हुआ है, जिसने इस एग्जाम को दिया होगा, जिसने इस एग्जाम को क्लियर किया है। तो फॉर एग्जांपल मैंने भी इस एग्जाम को दिया था, यहां पर मेंस दिया हुआ है मैंने। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसके अलावा जो हमारे फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, आपने अनिल स्वरूप सर का नाम सुना होगा, फॉर्मर कोल सेक्रेटरी रह चुके हैं। आपको याद होगा जो कोल स्कैम हुआ था उसके बाद उनको कोल सेक्रेटरी बनाया गया था, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसके ऊपर काम करके यहां पर अपना एक्सपीरियंस पुट किया। तो वो सारी चीजें, ये सारे ब्यूरोक्रेट हो गए, हम हो गए, सभी लोग आपको मेंटरशिप करेंगे। मतलब कि इस एग्जाम में रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई डिमोटिवेशन है, सब कुछ हमारे द्वारा टेक केयर किया जाएगा इसको लेकर। तो इस कोर्स को अवेल करने के लिए आप जल्द से जल्द हमारे बैच को ज्वाइन करिए। जो भी लेटेस्ट बैच आ रहा है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ कोड इस्तेमाल डेफिनेटली करिएगा अंकित लाइव, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपका जो पूरा कोर्स है 25,000 का, वो सिर्फ अभी के लिए 18,500 में आपको मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द इसका फायदा उठाइए, और जो हमारी मेंटरशिप है उसका भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। थैंक यू। तो ब्यूरोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, तो जैसे ही ब्यूरोक्रेसी कोई पढ़ता है या फिर उसके माइंड में आता है, तो तुरंत जो एक वर्ड आता है रेड टेपिज्म, वो सिनोनिम बन गया है एक तरह का। तो क्या लगता है सर, क्योंकि आपने जो बुक लिखी है एक और, दैट इज मेकिंग थिंग्स हैपन, राइट, तो आप उसको कैसे रिलेट करोगे आज के प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में? क्या ये जस्टिफाइड है, जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है, क्या ये जस्टिफाइड है रेड टेपिज्म को इसके साथ जोड़कर देखना? कैसा? देखिए, दिखाई कम दिया करते हैं बुनियाद के पत्थर, जमीन में दब गए जो इमारत उन्हीं पर कायम है। ब्यूरोक्रेसी का यही हाल है कि जो अच्छा काम है ब्यूरोक्रेसी का, वो सामान्य रूप से उजागर नहीं होता, और जनता के सामने जो उजागर होता है, वो जो नकारात्मक चीजें हैं वो ज्यादा उजागर होती हैं। ये दुख का विषय है, लेकिन वास्तविकता है। इसके लिए स्वयं ब्यूरोक्रेट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो नियम कानून से ऐसे चिपक जाते हैं कि वो आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। और ये कई ऐसे भी अधिकारी हैं जो कि ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, लेकिन दुख का विषय यह है कि वो ईमानदारी को ही अंत मान लेते हैं। मेरा मानना यह है कि ईमानदारी आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, लेकिन ईमानदारी फुल स्टॉप नहीं है। ईमानदारी के साथ साथ अधिकारी को जो सैलरी मिलती है वो काम करने की मिलती है, उसको काम करना चाहिए। होता क्या है, जो मैंने अपनी पुस्तक एथिकल डिलेमास में भी लिखा है, कि कई ईमानदार अधिकारी ये समझने लगते हैं कि उनको छोड़कर बाकी दुनिया में सब लोग बेईमान हैं। ये जब उनके दिमाग में आ जाता है तो फिर हर को संशय, डाउट से देखते हैं, और जब डाउट होगा तो फिर काम नहीं होगा। तो कई ऐसे ईमानदार अधिकारी मैं देखता हूँ, ईमानदारी जो है अपने स्लीव पे लिए घूमते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते, और ये समझते हैं कि साहब मैं काम इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि सब लोग बेईमान हैं। ये वास्तविकता नहीं है। हर जगह पर ईमानदार लोग भी हैं, बेईमान लोग भी हैं, और एक व्यक्ति में कुछ ईमानदारी का पहलू होता है, कुछ बेईमानी का पहलू होता है। कोई भी अभी तक मुझे परफेक्ट आदमी नहीं दिखा। मेरे विचार से लीडर और विशेष रूप से IAS अधिकारी का काम यह है कि हम सब व्यक्तियों की से काम लेने की आर्ट सीखें। और ये जो बदनामी है ब्यूरोक्रेसी की और रेड टेप की है, वो इसी वजह से है कि हम में से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हर चीज के लिए एक नियम खड़ा कर देते हैं। मेरा ये स्पष्ट मानना है इसके बारे में कि अगर कोई नेता या कोई भी व्यक्ति आपसे कोई काम कहता है,
और वो किसी नियम के विरुद्ध नहीं है, तो उसको करने का प्रयास करना चाहिए। पहले दिमाग में ही नहीं सोचना चाहिए कैसे ना हो काम। ये एटीट्यूड की है बात। अगर वो नियम के विरुद्ध है तो निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। समस्या आती है वहां पर जहां ये स्पष्ट नहीं है नियम, जहां नियम को इंटरप्रेट करना है। तो इस बारे में भी मेरी स्पष्ट राय है कि अगर गरीबों के लिए कुछ करना है तो आपको नियम और कानून को इंटरप्रेट गरीब के हित में करना चाहिए। मैंने अपनी किताब में 1-2 चैप्टर लिखे हैं इसके बारे में कि कैसे आप इस काम को कर सकते हैं। और मुझे ऐसा एक भी दृष्टांत नजर नहीं आता जिसमें किसी व्यक्ति ने या किसी अधिकारी ने गरीब की मदद करने के लिए रूल को इंटरप्रेट किया हो और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई हो, सीबीआई आई हो। आप जो भी देखेंगे सीबीआई या जो भी रेड पड़ती है वो किसी अमीर आदमी या किसी विशिष्ट व्यक्ति की सहायता करने के लिए होती है। अगर आप गरीब आदमी के लिए करें, हाँ, यहां मैं पुनः कहना चाहूंगा, नियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। नियम का इंटरप्रिटेशन कई जगह इन्वॉल्व है और मैंने किया है अपने कार्यकाल में। कई बार मैंने नियमों को इंटरप्रेट किया गरीब आदमी के फेवर में। मुझे 4 साल हो गए रिटायरमेंट, अभी तक तो किसी सीबीआई वाले ने दरवाजा नहीं खटखटाया है। मुझे आशा भी आगे भी नहीं खटखटाया। बिल्कुल सर। एंड इससे जो मुझे सीखने को मिलता है वो यही है कि सबसे पहले अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप में से जितने एस्पिरेंट्स हैं, तो एक तो रूल जो नियम होता है उसको डेफिनेटली फॉलो करना है, उसके विरुद्ध नहीं जाना है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिविल सर्विसेज में, जैसा सर ने कहा कि गरीबों के लिए काम करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज हम जो भी कुछ आज कर लें, आईएएस ऑफिसर बन जाए, कुछ भी, अगर गरीबों के लिए अगर हम कुछ काम नहीं कर सकेंगे देश में तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए, मैं इसमें स्पष्ट बताना चाहूंगा कि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप जिस तरीके से अपना जीवन यापन किया एक अधिकारी के रूप में, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मैं मानता हूं कि संतोष की पराकाष्ठा है जो कुछ भी किया, और वो इस वजह से कि जिन व्यक्तियों के सहयोग करने की अपॉर्चुनिटी आईएएस में मिलती है वो किसी भी प्रोफेशन में दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आप कितने गरीबों को लाभान्वित कर सकते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक योजना का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बनाने का, उसको क्रियान्वित करने का। उसका नाम था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ये योजना गरीबों के लिए थी, सबसे गरीब तबके के लोगों के लिए, उनको हेल्थ इंश्योरेंस की थी। आरंभिक रूप में इसमें कठिनाइयां आई इसको क्रियान्वित करने में, लेकिन फिर ये योजना विश्व की एक जाने माने वाली योजना बन गई और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी, सबने इसकी सराहना की। हुआ ये कि जब श्री ओबामा राष्ट्रपति बने यूएसए के, तो उनके एक एडवाइजर का फोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि क्या आप अपनी इंश्योरेंस योजना का प्रस्तुतिकरण यूएसए में कर सकते हैं? तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि हमारी योजना बिल्कुल अलग है और उसका कोई लाभ आपको नहीं होगा। तो उन्होंने इंसिस्ट किया। तो मैं वॉशिंगटन जाता था अक्सर, तो वॉशिंगटन की एक विजिट में मैं गया ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट, जहाँ पे इनके एडवाइजर्स होते हैं। वहाँ मैंने एक प्रस्तुतिकरण किया। उस प्रस्तुतिकरण में ये एडवाइजर्स थे और उनकी सरकार के अधिकारी थे, हमारे मिशन के लोग थे, और गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन के लोग भी थे जो कि सहायता करते हैं गरीब देशों में। मैंने अपना प्रस्तुतिकरण किया। प्रस्तुतिकरण के बाद बाहर निकल के हम एक कप चाय पी रहे थे, तो वो जो गेट्स फाउंडेशन के प्रतिनिधि थे वो आए मेरे पास और अंग्रेजी में मुझसे बोले कि मिस्टर स्वरूप, यू सीम टू बी वेरी पैशनेट अबाउट दी स्कीम, व्हाट डज द गवर्नमेंट गिव यू बियॉन्ड योर सैलरी? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो आपको सैलरी मिलती है उसके वो पैशन तो कहाँ से आता है? वो सैलरी से तो नहीं आता होगा, पैसा तो आपको सीमित मात्रा में मिलता है, आप क्यों? तो मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन किया। मैंने उनसे पूछा, ये बताइए, गेट्स फाउंडेशन मिलियंस ऑफ डॉलर्स देती है गरीब देशों को, गरीबों को, आपको क्या मिलता है उससे? उन्होंने कहा, वेल दैट्स अ जॉब, बट मोर देन दैट वी डिराइव अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ दैट। तो मैंने उनसे कहा कि यू हैव आंसर्ड योर ओन क्वेश्चन। द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आरएसबीवाई इज मेंट फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, many of whom would have been dead but for this scheme. So the good wishes of those that survived and their families come back to me somehow, anyhow. That's good enough a kick for me to do what I am doing. And then I narrated an incident to him. मैंने उनको बताया कि इस योजना में मैं अस्पतालों में जाता था, छोटे छोटे अस्पताल इम्पैनल्ड होते थे, तो एक अस्पताल में मैं एक मरीज से बात कर रहा था। उनसे तो मेरा कन्वर्सेशन इंग्लिश में हो रहा था, मरीज से बात कर रहा था, तभी मेरे बहुत धीमी सी आवाज पीछे सुनाई दी। मैंने पलट के देखा तो एक बहुत ही वृद्ध महिला, इतनी वृद्ध थी कि वो बैठ नहीं पाती थी, लेटी हुई थी। वो स्मार्ट कार्ड फ्लैश कर रही थी और मुझे बुला रही थी, बेटा इधर आओ, बहुत हल्की आवाज में। तो मैं गया उनके पास और मैंने झुक के उनसे पूछा, माता जी आप ठीक हैं? बोली, बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूं, लेकिन इन अस्पताल वालों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है। मैंने कहा, माता जी फिर तो आप ठीक हो जाएंगी, अपने घर जाएंगी? बोले, नहीं बेटा, मेरा तो कोई घर वार है नहीं, मैं झोपड़ी में रहती थी, भीख मांगती थी, मेरे बुखार हो गया
तो मेरा पड़ोसी भीख मांगता था, वो मुझे यहाँ ले आया, और ये तुम्हारा स्मार्ट कार्ड था मेरे पास, तो ये अस्पताल वाले मुझसे पैसा भी नहीं मांगते, मेरे पास है भी नहीं देने को। मैंने कहा माता जी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाएंगी, घर जाएंगी। बोले बेटा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अब तो मैं ऊपर वाले के पास जाऊंगी, मेरी उम्र इतनी हो गई है। ये चलता रहा 10-15 सेकंड, फिर उन्होंने बहुत रिमार्केबल स्टेटमेंट कहा। उनका बेटा ऊपर वाले जाके एक बात जरूर कहूंगी, तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी है। तो मैं इसको अपनी पुस्तक में कहता हूँ ये मेरे भारत रत्न है। आज भी मैं जब उसकी चर्चा करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। तो मेरे लिए यही मेरा जो है रिवॉर्ड है, सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, और वही सेवा में मैंने पाया। मैं नहीं सोचता कि किसी अन्य सेवा में या किसी अन्य प्रोफेशन में इस योजना के तहत RSBY में करोड़ों लोगों को लाभ हुआ, कोई इतना लाभान्वित कर सकता है। मेरी जेब से एक पैसा खर्च नहीं हुआ, सरकार का पैसा, नाम मेरा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो मैं जो भी नए नौजवान नवयुवती हैं जो सेवा में आ रही हैं, हमने कहा निर्णय आपको लेना, आपको डिसाइड करना है कि आप क्या कमाना चाहते हैं इस सेवा में आके, ये आप पे निर्णय। फिर बाद में दूसरे को 2-4 रुपये मत करिए। यस, तो बहुत अच्छी बात है। लाइक अगेन मैं वही चीज कहूंगा कि जो सेटिस्फैक्शन मिलता है इंसान को वो करके, एंड IAS ऑफिसर, एज एन IAS ऑफिसर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आई मीन जो स्केल, लार्ज स्केल पर हम जो सेवा कर सकते हैं और जो सेटिस्फैक्शन ड्राइव होता है, आई डोंट थिंक कि कोई और अदर सर्विस दे पाएगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।